हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में पूरे जोर शोर तरीके से दोस्तों लगे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि सीबीएसई क्लास 12 का हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है दोस्तों विद्रोही और राज। क्योंकि ये चैप्टर दोस्तों जो है आपके पेपर में 10 नंबर का चैप्टर आने वाला है और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 3 पार्ट पहले कर लिए। अगर वो पहले 3 पार्ट आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले उस टॉपिक का नाम है सहायक संधि। और साथ ही हम बात करेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से इसी सहायक संधि के माध्यम से अवध का अधिग्रहण किया गया, अवध का ब्रिटिश शासन में विलय किया गया, वो सारी चीजें हम बात करने वाले, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन 101% आपकी परीक्षा में यानी जो बोर्ड परीक्षा होने वाली क्लास 12th की उसमें हिस्ट्री में पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इल्तिजा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बात करते हैं दोस्तों कि सहायक संधि क्या थी। जी हाँ, ये जो सहायक संधि है ये सहायक संधि क्या थी। तो दोस्तों सहायक संधि की अगर हम बात करें इससे पहले हमें एक बात ये जान लेनी चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में भारत में आई थी। कब आई थी? 1600 ईस्वी में भारत में आती है व्यापारिक कंपनी बनकर। और उसके बाद से अगर हम बात करें तो ये धीरे धीरे भारत पर अपने व्यापारिक एकाधिकार का प्रभुत्व कायम कर रही थी, क्योंकि इसे ब्रिटिश के ताज या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत पर व्यापार करने का एक पत्र दिया गया, जिसे शाही फरमान कह सकते हैं। उसके आधार पर भारत में ब्रिटेन की तरफ से कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी, केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। 1765 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कलकत्ता, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। और कलकत्ता, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। और उसके बाद से देखेंगे तो यहाँ से ब्रिटिश सरकार की कह सकते हैं कि भारत में या भारत पर कब्जा करने की जो नीति है वो शुरू होती है, जो 1856 में, जी हाँ ध्यान रखिएगा, जो 1856 में अवध का अधिग्रहण करने बाद पूरी तरह से समाप्त होती है। यानी अब कह सकते हैं कि 1765 से जो स्थिति शुरू हुई थी वो 1856 में अवध के विलय के बाद स्थिति पूरी तरह से समाप्त होती है। अब इसमें बहुत सारे नियम बनाए गए और इसी में से एक नियम था रजवाड़ों को अपने आप में लेने का, रजवाड़ों का विलय करने का। उसी में से एक नियम था सहायक संधि। और सहायक संधि दोस्तों जो शुरू की गई थी वो शुरू की गई थी 1798 ईस्वी में। किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। तो सहायक संधि की शुरुआत 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने इस संधि की शुरुआत की थी। और ये जो संधि थी दोस्तों, ये सहायक संधि एक ऐसी व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा जिस भी राज्य का, ठीक है, इस सहायक संधि के माध्यम से वहां पर सहायक संधि की जाती थी, तो वहां पर जो राजा होते थे उनकी सेना को भंग कर दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि भाई ए व्यक्ति जो है, ए राजा है और बी जो है ब्रिटिश सरकार है, तो ब्रिटिश सरकार ने इनसे सहायक संधि की। और इस ए राजा के पास जो सैनिक होते थे, जो सेना होती थी, सेना को इस संधि के माध्यम से भंग कर दिया जाता था। समझ गए? यानी सेना को इस संधि के माध्यम से भंग कर दिया जाता था। और जो अब ब्रिटिश सैनिक जो यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना को इस ए राजा की सैनिकों के स्थान पर स्थानांतरित कर देती थी और धीरे धीरे पूरी तरीके से उस राज्य की सत्ता पर अधिकार कर लिया जाता था। इवन यहां तक कि जो जिससे भी सहायक संधि या जिस रजवाड़े से सहायक संधि की जाती थी उस राजा को अपना निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं था। यानी वो किससे संधि करेगा, किससे युद्ध करेगा, ये सब उसके तमाम निर्णय पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। यानी सारा काम किसके हाथ में चला जाता है? सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार या आप कह सकते हैं कि उस वायसराय के हाथों में चला जाता है, गवर्नर जनरल के हाथों में चला जाता है। तो बात करते हैं कि सहायक संधि थी क्या दोस्तों। क्लियर? यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सहायक संधि क्या थी दोस्तों। यानी एक प्रकार की एक ऐसी संधि थी जिसके माध्यम से भारत के प्रशासन को ब्रिटिश सरकार अपने अधिकार में करना चाहती थी। तो सहायक संधि की पहली शर्त क्या थी कि इससे जिस भी राजा से सहायक संधि की जाती थी वो सहयोगी पक्ष होता था।
तो सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात होगी, यानी जिससे भी ब्रिटिश सरकार सहायक संधि करती थी वहां पर वो अपनी एक सैनिक टुकड़ी तैनात करती थी, यानी सैनिक टुकड़ी तैनात कर देती थी। उसके साथ सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होती है, यानी जिस भी राजा के साथ ये सहायक संधि की जाती थी वो राजा ब्रिटिश सरकार के सैनिकों को रख रखाव या उनको वेतन भी देता था अपने पैसों से। ब्रिटिश सरकार को अपने सैनिकों को वेतन नहीं देना पड़ता था, ब्रिटिश सरकार के सैनिकों को वेतन कौन देता था? राजा दिया करता था। और जो सैनिक काम किसका किया करते थे? ब्रिटिश सरकार का काम किया करते थे, राजा का काम नहीं किया करते थे। लेकिन वेतन कौन देता था? राजा को देना पड़ता था जिसने संधि की थी। ठीक है, इस तरह से सहयोगी पक्ष राजा के दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति किया जाएगा, यानी जिस भी राजा जिस भी नवाब के साथ ब्रिटिश सरकार संधि करती थी वो उसके यहाँ पर एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा जाता था और उसी के माध्यम से वहां का प्रशासन चलाया जाता था। आप यूं कह सकते हैं कि शासन और प्रशासन का सारा अधिकार है ना, सारा अधिकार किसके पास चला गया? सरकार यानी कंपनी के पास चला गया। लेकिन कर्तव्य किसके पास था? नवाब या राजा के पास हुआ करता था, तालुकादारों के पास हुआ करता था। जिससे क्या होता था भाई, कर्तव्य से अधिकार उनके पास था ही नहीं, यानी ना तो उनके अब जमींदार सुना करते थे, ना ही तालुकादार सुना करते थे, ना ही और कोई सुना करता, क्योंकि शक्तियां पूरी तरह से उनसे छीन ली गई थी। लेकिन अगर शासन में किसी प्रकार की चूक होती थी या शासन में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती थी तो इल्जाम किस पर लगाया जाता था? किस पर? ब्रिटिश शासन पे नहीं सर लगाया जाता था, किस पर? राजा पर, ताकि इसी माध्यम से आसानी से शासन का कुशासन का आरोप लगाकर राज्य को अधिग्रहण कर लिया जाए, जैसा अवध के साथ किया गया। अभी उस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, क्लियर। इसी प्रकार से सहयोगी पक्ष ना तो किसी राजा या शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी से युद्ध कर सकेगा, यानी इस संधि के माध्यम से नवाब, राजा, मराठाओं को जितने भी भारतीय शासक थे उनको पूरी तरह से बंगू बना दिया गया, यानी अब उनका पूरा अधिकार समाप्त हो जाता है दोस्तों। यानी ये थी एक प्रकार की सहायक संधि जो पूरी तरह से दोस्तों कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी, ताकि ये इस संधि के माध्यम से धीरे धीरे रजवाड़ों की शक्ति को छीन भिन्न कर सके। आई होप कि आपको सहायक संधि समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर सहायक संधि आपको समझ में आ गई है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अब जिस टॉपिक की हम बात करने वाले दोस्तों वो है अवध का अधिग्रहण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अवध का अधिग्रहण। क्योंकि अवध का अधिग्रहण दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि इस अधिग्रहण पे कई सारी चीजें यहाँ पर सम्मिलित की गई। हम इसी की चर्चा इस पार्ट में दोस्तों हम करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लिखा कि अवध का अधिग्रहण। तो दोस्तों अवध के अधिग्रहण की बात करें तो 1851 में एक बात कही थी, किसने? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बारे में कहा था कि यह गिलास का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, यानी ये गिलास का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ये जो अवध का अधिग्रहण है 1801 में दोस्तों अवध के साथ सहायक संधि की गई। कब की गई? 1801 में अवध के साथ सहायक संधि की गई, जो 1856 में अवध के अधिग्रहण के बाद 1856 में अवध को पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया? अपने में मिला लिया। शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत हुई थी 1801 में, और ये पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार ने अवध को कब मिला अपने में? 1856 में, जिसके बाद 1857 की स्वतंत्रता क्रांति भी हो जाती है दोस्तों। यानी अवध को मिलाने में ब्रिटिश सरकार को कम से कम 55 साल लग गए, और ये साल इतने लगे क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भाई, क्योंकि अब अवध उत्तर प्रदेश, जिसे आज हम अवध पहले लखनऊ के नाम से जानते थे, आज उस माफ कीजिए आज लखनऊ के नाम जानते हैं। अवध बहुत बड़ा जमींदारी थी दोस्तों, बहुत बड़ा तालुकादार था, वहां पर बहुत खेती बाड़ी थी। तो ब्रिटिश सरकार के लिए अवध जो है ना एक फायदे का सौदा साबित हो रहा था। तो अब अवध को अपने कब्जे में लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई षड्यंत्र चलाए, कई षड्यंत्र अपनाए, और उसी षड्यंत्र में से एक था कुशासन का आरोप लगाना। तो कुशासन का आरोप कैसे लगाया गया? कुशासन का आरोप, अवध के नवाब हुआ करते थे दोस्तों नवाब वाजिद अली शाह। कौन हुआ करते थे? नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे, और ब्रिटिश सरकार ने, आप कह सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब पर किसका आरोप लगाया? कुप्रशासन का आरोप लगाया।
उनका अब डलहौजी का कहना था कि जो अवध के नवाब हैं, ठीक है, वाजिद अली शाह, वो अपने राज्य का सही प्रकार से प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं, जनता उनसे नाखुश है, ठीक है, जनता के अधिकारों की पूर्ति नहीं की जा रही, जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से कुप्रशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध का ब्रिटिश सरकार में 1856 में विलय कर लिया। बट डलहौजी की यह नीति पूरी तरह से गलत साबित होती है। गलत साबित इसलिए होती है क्योंकि जिस कुप्रशासन का आरोप अवध के नवाब पर लगाया गया था, अवध की जनता नवाब वाजिद अली शाह से बहुत प्रेम किया करती थी और नवाब वाजिद अली शाह अपने जो जनता है उस पर सर्वोच्च निछावर करते थे, ठीक है। बहुत से तालुकादार भी, जमींदार भी अवध के नवाब से बहुत मोहब्बत किया करते थे। अब यहाँ पर जब सहायक संधि की गई थी तो सहायक संधि के माध्यम से हमने आपको बता दिया था कि क्या था कि राजा जो होता था पूरी तरह से पंगु बन जाता था, यानी अब ना तो उसके अपने जमींदारों पर कह सकते हैं कि सख्ती चलती थी, ना ही अपने तालुकादारों पर उसका अधिकार होता था, कोई कर देता था नहीं देता था, यानी पूरी तरह से नवाब की शक्तियों को छीन भिन कर दिया गया था इस सहायक संधि के माध्यम से, यानी अधिकार नहीं था उसके पास, लेकिन कर्तव्य उस पर लाद दिए गए थे। अब अधिकार के बिना कर्तव्य की पूर्ति कैसे की जा सकती है, आप समझ सकती है ना, यानी आपके पास शासन चलाने का कोई अधिकार नहीं है, बट अगर कोई गलत काम करता है तो उस गलत काम का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये ऐसा होता था अवध के नवाब के साथ, और यही एक चाल चली थी डलहौजी ने, और इसी चाल के माध्यम से 1856 में अवध का अधिग्रहण कर लिया गया। बट जब अवध का अधिग्रहण किया गया और अवध के नवाब, है ना दोस्तों, और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को जब लखनऊ से, जी हाँ, वाजिद अली साहब को कहां से, लखनऊ से कलकत्ता, जी हाँ, लखनऊ से कलकत्ता जब निष्कासित कर दिया गया तो अवध की जनता उसे इतना प्रेम करती थी कि वो अपने नवाब के पीछे पीछे तक कानपुर तक पहुंच गई थी, यानी अपने नवाब के पीछे पीछे, है ना, लोगों की रूह जाती रहे। ऐसे बहुत सारे कवियों ने उनके बारे में लिखा है। अब जब अवध के नवाब का जो है वाजिद अली साहब को लखनऊ से निकाला गया तो लखनऊ, अवध के नवाब के साथ साथ लखनऊ की संस्कृति भी छिन्न भिन्न हो गई, क्योंकि अवध के नवाब के लखनऊ में से तालुकादार, रसोइये, चित्रकार, फनकार, नृत्यकार, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पूरी तरह से बेरोजगार हो गए, यानी उनकी पूरी तरह से रोजगारी छिन्न भिन्न हो गई। और जो लोग तालुकादार जो अवध के नवाब से बहुत प्रेम किया करते थे, अब उन पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो गया। और चूंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वह उन तालुकादारों को क्या समझती थी कि भाई ये जो तालुकादार है ये असली तालुकादार नहीं, ये जमींदार थे, इन्होंने हथकंडे से जमीनें अपनाई, तो ब्रिटिश सरकार उन्हें मान्यता नहीं देते थे, तो तरह तरह के उन पर पाबंदियां लगाई गई। 1856 में उन तालुकादारों के लिए एक बंदोबस्त लागू कर दिया गया जिसे कहा गया एक मुसत बंदोबस्त, और इस एक मुसत बंदोबस्त के माध्यम से वहां पर एक कर व्यवस्था लागू कर दी, जिसके माध्यम से जमींदारों को तालुकादारों को एक मुसत कर देना पड़ता था, और जो नहीं दे पाता था तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। यानी कई तरीके अपनाए ब्रिटिश सरकार द्वारा अवध के तालुकादारों की जमीनें छीनने के लिए, क्योंकि अब नवाब तो था ही नहीं, अब नवाब नहीं थे तो अब जो ब्रिटिश सरकार थी वो अवध के लोगों से मनमानी कर सकती थी। तो ये जो तरीका था ब्रिटिश सरकार को बहुत गलत साबित होता है। और चूंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो अवध के लोगों ने बहुत जोर शोर तरीके से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज्यादा सैनिक अवध से ही थे, राइट। तो इसलिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अवध का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अवध के जो बेटे थे ब्रिटिश कद्र, वहां पर वो लखनऊ में अपना उनका नेतृत्व होता है, और जितने भी जमींदार थे, तालुकादार थे, उनका नेतृत्व स्वीकार करते हैं, ठीक है। और जो अवध की बेगम थी, बेगम हजरत महल, वो भी वहां पर रहती हैं। तो इस तरीके से अवध के अधिग्रहण तो एक प्रकार से किया गया कुप्रशासन का आरोप लगाकर, बट ऐसा नहीं सही था। वहां की जनता अपने नवाब से बहुत प्रेम करती थी। वहां के नवाब जो थे, अवध के नवाब, अपनी जनता को हर संभव कोशिश मदद किया करते थे, सभी को एक साथ रख करके, अगर जमींदारों को, तालुकादारों को, सभी को एक साथ रखा करते थे। बट जैसे ही अवध के नवाब को लखनऊ से निष्कासित करके कलकत्ता भेज दिया गया तो वहां की पूरी तरह की जो संस्कृति थी वो छिन्न भिन्न हो गई। लोगों को जबरदस्ती उनकी जमींदारी छीनी जाने लगी, लोगों को रोजगार समाप्त हो गए, जनता विलाप करती रही, जनता भूखे, उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे जब उनके नवाब जा रहे थे।
तो ये सारी घटनाओं का मार्मिक चित्रण पुस्तक में किया गया दोस्तों, आप एनसीईआरटी में पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ से 101% क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि अवध का अधिग्रहण किसके आधार पर किया गया, क्या अवध का अधिग्रहण सही था या नहीं था। तो वास्तव में अवध का जो अधिग्रहण बिल्कुल सही नहीं था। तो ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक पार्ट इस चैप्टर का और आएगा जिसमें हम इस कंप्लीट चैप्टर को कवर कर लेंगे और ये चैप्टर फिर समाप्त हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे दोस्तों, गांधी युग यानी जो है राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी बारे में पढ़ने वाले हैं। वो एक ही चैप्टर में यानी एक वीडियो में सारे चैप्टर हम कवर कर लेंगे। हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।